तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं लगातार कवरेज। राज तिलक आज होना है। जी हां, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन के नेता के तौर पर आज वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कुल 14 लोगों का मंत्रिमंडल आज शपथ ग्रहण करेगा। 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण होगा। महागठबंधन में घमासान है। इधर शपथ ग्रहण की तैयारी है। 4:30 बजे शुभ मुहूर्त इसके लिए है। और इस बार देखिए बीजेपी की भूमिका बड़ी है। 7-5-1-1 का फॉर्मूला है। 7 मंत्री होंगे बीजेपी के, 5 जेडीयू के, 1 हम और 1 वीआईपी के। ये तस्वीर बता रही है उस धमक की कहानी जो आने वाले वक्त में होने वाली है बीजेपी की तरफ से। पार्टी का पूरा माहौल बीजेपी दफ्तर पटना में है। जेडीयू में वैसी जश्न की तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 7वीं बार वो बनेंगे। स्ट्रेट डाउन आप कहें तो 4थी बार, लेकिन कुल मिलाकर 7वीं बार। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार और आशुतोष जी यहाँ पर स्टूडियो में बने हुए हैं, लेकिन सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, तस्वीरें जरा वहां की दिखाइए एक बार फिर से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो लगातार सक्रिय दिखे थे चुनाव में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी अब पहुंचे हैं आज जब शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। एक संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए की ताकत बरकरार है और बीजेपी की भूमिका बड़ी है। बिल्कुल अंजना, अभी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, और गृह मंत्री अमित शाह राजभवन की तरफ निकलने वाले हैं। करीब 45 मिनट से यहाँ पर अंदर बैठक चल रही थी। जो भी मंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो साथ में बैठे हुए थे। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में ये निकलेंगे राजभवन के लिए जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विवेक ठाकुर हैं। विवेक जी, ये मीटिंग खत्म हो गई? अभी जो चल रही थी मीटिंग नहीं कुछ हो गई। अच्छा, अमित शाह जी और ये निकलने वाले हैं ना लोग? हाँ, अभी सब लोग। सुशील मोदी जी आए हैं क्या? नहीं, एयरपोर्ट पे थे ना। एयरपोर्ट पे थे। अच्छा। तो सुशील मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और शपथ ग्रहण समारोह में शायद दिखाई दे, लेकिन बीजेपी ऑफिस में सुशील मोदी नहीं आए हैं। बीजेपी ऑफिस में हम कह सकते हैं कि जो हमने देखा यहाँ पर तो काफ़ी कटआउट्स लगे हुए हैं। सुशील मोदी के भी कटआउट्स हैं, लेकिन वो एक कोने में कहीं पड़े हुए थे। तो ये एक बीजेपी का एक नया रूप बन निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार यहाँ पर चली उसमें ये जो प्रयोग हो रहा है बीजेपी की तरफ से, निश्चित तौर पर 2025-2024 को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है, पुराने लोगों को आराम करने को दिया जा रहा है। तो ये तमाम प्रयोग यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात रोहित जो अभी वो बात कर रहे थे सुजीत, विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। बात कीजिए सुजीत जी, पूछिए कार्यकर्ताओं से आज इतना ठंडा क्यों है भाई? सर्दी बढ़ गई है उधर भी क्या, जैसे आज दिल्ली में सर्दी पड़ने लगी है? आप बिल्कुल, यहाँ भी सर्दी पड़ रही है, मौसम कुछ चेंज हुआ है। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी का जो नए लोगों को जो मौका दे रही है बीजेपी, वो क्या इंगित करता है, क्या लगता है? इससे कुछ नया चीज सामने आएगा, नए लोग आएंगे, नया युवाओं को मौका दिया, युवाओं को मौका मिलेगा। आप बताइए जी, नया आएगा, उसमें काम करने की जोश होगी, इच्छा शक्ति होगी, बिहार और ज्यादा विकास करेगा। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि नए चेंज अगर चेंज तभी आएगा जब यूथ और जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलेगा। तो इसका ध्यान में रखते हुए कि नए लोगों को अवसर दिया जा रहा है। बताइए कि बीजेपी का जो ये नया चेंज आया है, बहुत सारे जो पुराने नेता हैं उनको आराम करने दिया जा रहा है, नए लोगों को मौका दिया रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? यही तो बीजेपी की पहचान है। देश हित और राजहित में ऐसे लोगों को मौका देती है जो आने वाले समय में पूरा ऊर्जा के साथ राज्य और देश का विकास करते हैं। इसीलिए बीजेपी से लोग जुड़ते हैं और इसीलिए लोग बीजेपी का नाम लेते हैं, क्योंकि युवा को, नए लोगों को। देखिए, शाहनवाज हुसैन आ गए हमारे साथ और राजीव रंजन आ गए हैं जेडीयू से, और साथ ही चितरंजन गगन इस समय लाइव आ गए हैं, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, आप गए नहीं शपथ ग्रहण में?
चुनाव प्रचार में तो इतनी ताकत लगाई आपने। शाहनवाज जी, आवाज आ रही है क्या? जी मैं पूछ रहा हूं, आप शपथ ग्रहण में नहीं जी गए? आपको पता है कि अभी मैं थोड़ा नहीं, मुझे कोविड के बाद जो एक हफ्ते का आइसोलेशन होता है तो मैं घर पे ही हूं और सिर्फ यहीं से आपसे जुड़ पा रहा हूं, और डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रेवल के लिए अलाउ नहीं किया है। तो आप यहीं से शुभकामनाएं देंगे आज नीतीश कुमार को भी और कोविड पीड़ित था, बाकी पार्टी के लोगों को भी आज? नहीं, यहीं से शुभकामना भी देंगे और ये भी प्रण करेंगे कि बिहार में ये दशक बिहार का हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उनके आशीर्वाद से हमें 126 सीट का हमने राज्यपाल के यहाँ दिया है। उनके आशीर्वाद से आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद बिहार पे रहेगा। पहले भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमें दिया और अब हमें मालूम है कि बिहार के लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो दिल खोलकर बिहार की मदद करेंगे और बिहार की उम्मीद पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम खड़े उतरेंगे। ये प्रण है, ये इरादा है, ये अज़्म है। राजीव रंजन जी, दो उप मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी ने क्यों बनाया है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, इससे प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी और निसंदेह जो एक बड़ा लक्ष्य है विकसित बिहार बनाने का, राज्य में जो कुछ अब तक हुआ है, अब पूरी तरह से अगली छलांग के लिए राज्य तैयार है। और ऐसे में एक व्यवस्थित प्रबंधन के लिए अगर मंत्री परिषद में कुछ नए प्रयोग हैं तो मुझे लगता है इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और निसंदेह इस प्रयोग से राज्य की तस्वीर बदलेगी, एक सामूहिक नेतृत्व भी काफी हद तक विकसित होगा और विभागों के बीच समन्वय करने में भी मुख्यमंत्री जी को सहूलियत होगी। राजीव जी, आप डबल इंजन की सरकार में जिसको 2 एक्स्ट्रा इंजन कह रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है वो 2 ब्रेक लगाए गए नीतीश कुमार के साथ कि ज्यादा ऊंचे नहीं जाएं। देखिए, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी न स्वच्छंद है, न उनके ऊपर इस तरह का आरोप है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको नियंत्रित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस विश्लेषण का कोई तार्किक आधार है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने हित के लिए कोई काम नहीं किया, अपने कुनबे के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किया। उनका परिवार पूरा बिहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। बिहार को काफी उम्मीदें हैं जब दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है, और इसीलिए मंत्री परिषद में जो कुछ प्रयोग हैं उनको लेकर के इस तरह के कयास का मैं राजीव जी, नीतीश कुमार ने अपने परिवार के विकास के लिए भले ना किया हो, बीजेपी को तो अपना विकास करना है कि नहीं बिहार में? निसंदेह हर पार्टी को अपना विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको विकास जरूर करना चाहिए। हमारी पार्टी ने भी अपनी ओर से कोशिशें की हैं और मैं मानता हूं गठबंधन के अंदर अच्छी पंचलाइन ये आंतरिक लोकतंत्र यही है। नीतीश जी का शासन रहेगा और प्रशासन बीजेपी का। सिंहासन नीतीश जी का, प्रशासन बीजेपी का। आप ही पूछ लीजिए उनसे। क्या आपको लगता है सिंहासन जो है नीतीश जी के पास होगा और प्रशासन जो है बीजेपी के लोग चलाएंगे, क्योंकि उनके 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, एक उप मुख्यमंत्री तो पहले भी थे और वो मुझे ऐसा लगता है बिहार के एक शानदार और बेहतरीन उप मुख्यमंत्री साबित हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी। उनके उत्तराधिकारी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री आए हैं। मैं समझता हूं इसको सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और ये किसी तरीके का नियंत्रण या अंकुश लगाने के बजाय पार्टियों की जो भूमिका है और सरकार को अपने कार्य संचालन के लिए एक बेहतर मंत्री परिषद की जरूरत है। मुझे लगता है इसको उस तरीके से देखना चाहिए और नीतीश कुमार जी को किसी अपने एजेंडे के लिए काम नहीं करना है, उन्हें बिहार के लिए काम करना है और यही प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। तो इसलिए प्रशासन, शासन, सत्ता, सरकार, जनता, लोक भागीदारी, ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये अगली बार बिहार विकसित राज्य बने, इसके लिए है। ठीक है, पूछे। हाँ, मैंडेट जो नहीं लगता आपको बीजेपी के पास है, नंबर भी सीटें जो है आपसे 1.5 गुना है उनके पास, वोट आपसे बहुत ज्यादा हैं, उनको लगता है मैंडेट तो उन्हीं को मिला है, आप तो साथ में जीत गए उनके नाम से, तो इसलिए उनकी सरकार है, आप तो नाम के वास्ते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं, प्रभु चावला जी, आपका आकलन हो सकता है। पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि ये एनडीए की जीत नहीं है, केवल किसी एक पार्टी की जीत है। और मैं मानता हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, दो ऐसे शानदार परफॉर्मर्स हैं एनडीए के पास, और इस राज्य में सीटें हमारी कम किस वजह से है, ये भी एंटी इनकम्बेंसी को इसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से वोटों का अंगणित है, और इसके लिए राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जिस तरह से एक दस्ते का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं उसकी वजह से सीटों की संख्या कम हुई है। और हर पार्टी के लिए ये दौर आता है राजनीति में, इससे बैकफुट पर जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने आप में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर हर बिहारी को नाज है, और मैं नहीं समझता हूं इसमें कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी ऐतराज होगा। एक सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता उनको देखती है, और उनके नेतृत्व में एनडीए को ये जनादेश है। इसीलिए ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं है, ये हम सबों की जीत है, और ये बिहार की जीत है। आप कह रहे हैं उनके नेतृत्व में एनडीए जीती है, जिसके नेता की पार्टी खुद आधी रह गई, उनके नेतृत्व में बाकी बीजेपी के 73 लोग लगता है आपके उनकी वजह से जीते हैं। अगर वो नेता प्रभु चावड़ा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, और हम लोगों को तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप चले जाइए तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने यात्रा में कई ऐसे पड़ाव होते हैं जो कई बार उत्साह पैदा करते हैं, कई बार आत्ममंथन की स्थिति पैदा करते हैं। कारवां आगे बढ़ता है, और संकल्प अगर है तो निसंदेह हम उन कमियों को दूर करेंगे और बेहतर बिहार बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। शायद आपको पता होगा, मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार ने एक इतिहास रचा है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो 7वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में कोई नहीं है जो 7 बार मुख्यमंत्री एक बार शपथ ली हो जिसने। वो ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी पार्टी की मेजोरिटी पर शपथ नहीं ली है, एक बार के अलावा 2000 के अंदर जब इकट्ठे तब की बात कर रहा हूँ। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी एमएलए नहीं रहे। ये भी है। तो कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दिलचस्प जो हम आपको बताएंगे। चित्रंजन जी आपके पास भी आएंगे ये जानने के लिए कि तब जब सबने सोचा कि तेजस्वी में एक परिपक्वता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हैं, आज उनका शामिल होना शायद बेहतर तस्वीर पेश करता, पर आज उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला ले लिया। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। सीधे आपको रोहित सिंह हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं जो विधानसभा के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है रोहित, और अब लगता है वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तस्वीरें दिख रही है, राजभवन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। राजभवन जहां से बाहर से भी रोहित ने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, लोग पहुंच रहे हैं। रोहित लाइव है क्या हमारे साथ? रोहित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम तस्वीरें अंदर की भी दिखा रहे हैं। राजभवन में विधायकों का जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेहमान भी सारे पहुंच रहे होंगे। तस्वीरें दिखाइए और किस तरह का उत्साह इस वक्त दिख रहा है। संपर्क कट गया शायद रोहित से, कोई बात नहीं। वहां लगातार इस समय आवाजाही बढ़ रही है। तस्वीरें आप लाइव इस समय की देख रहे हैं, और अभी लग रहा है कैमरामैन अंदर पहुंच रहे हैं सुरक्षा इंतजामों के बीच में, जहां आप देख सकते हैं कुर्सियां लगी हैं, और देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल, पूरे इंतजामों में क्या क्या व्यवस्था आज वहां पर की गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं। बताया जा रहा है 3 चौधरी हैं आशुतोष जी इस बार मंत्रिमंडल में, लेकिन चौधराहट किसकी चलेगी ये भी अपने आप में सवाल है। अशोक चौधरी जी उन्हीं के नाम दिले, और 2 महिलाएं हैं, उस पर भी आशुतोष जी बोलिएगा, क्योंकि उस अनुपात में नहीं दिख रहे। अगर वाकई महिला वोटर्स ने जिताया है, 2 आउट ऑफ 14 है मामला। नहीं, लेकिन एक महिला को, और वो भी एक पिछड़े वर्ग की महिला को अगर आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, इसका मतलब बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहती है कि हम बीजेपी एक पार्टी है जिसके बारे में बार बार लोग कहते हैं कि अपर कास्ट की पार्टी है। उन्होंने बिहार के अंदर संदेश दिया है कि वो पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, और सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इस संदर्भ में, और दूसरी बात ये भी है कि इस बार ये भी कहा गया है कि दरअसल दूसरे तीसरे दौर में जो महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी हुई है, और तीसरे में तो लगभग 7-8% का फर्क था पुरुषों और महिलाओं की, उसकी वजह से बीजेपी को और नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा है। तो एक वो भी संदेश है कि अगर एक अलग से वोट बैंक बनता है महिलाओं के बीच में, जो अलग से बीजेपी और नीतीश के साथ चलती है, तो एक अच्छी बात होगी। हाँ, रोहित एक बार अंदर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आइए आपको सीधे राजभवन लिए चलते हैं। रोहित, तमाम मेहमान अपनी अपनी जगह ले रहे हैं।
जी बिल्कुल अंजना, तस्वीरें आपको राजभवन के अंदर सभागार के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जेडीयू, बीजेपी, हम या वीआईपी के सब यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इस पूरे कार्यक्रम का जो है बहिष्कार किया है, बॉयकॉट कर दिया है और तमाम जो डिग्निटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी यहां पे पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं। तो संतोष मांझी की पत्नी और बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। संतोष जी की पत्नी है आप, क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। दीपा जी, पति पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, अभी तक तो एमएलसी थे, क्या कहेंगी? देखिए, जिस भरोसे से माननीय मुख्यमंत्री जी इस मतलब विश्वास से इनको इस जिम्मेवारी सौंपे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये अपने उस विश्वास पे खरे उतरें और ईमानदारी पूर्वक काम करें बस। और मुझे विश्वास है कि ये सही ढंग से काम करेंगे। आज तक तो आपके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब पति मंत्री बनेंगे, क्या लगता है बहुत चुनौती होगी? चुनौती तो आते रहती है, लेकिन मतलब समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे समाज में, तो आएगा ही, परिणाम मिलेगा। मांझी के दो लड़के, बेटे और बेटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य प्रकाश। आदित्य, पापा मंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार। आपके दादाजी तो मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, पापा पहली बार मुख्यमंत्री बनने जाने के लिए हमें खुशी भी है और उन्हें नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है, जिससे हम खुश हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करेंगे। आपको लगता है पापा अच्छा काम करेंगे? हाँ, नीतीश कुमार ने उनमें आस्था दिखाई? हाँ, जरूर अच्छा काम करेंगे पापा। हाँ, भरोसा है। बेटी है उनकी, आपका क्या नाम हुआ? आकृति। आकृति, आप बताइए, पापा को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मंत्री बनेंगे अब तो बिहार में? हाँ, वो बनेंगे और अच्छे काम भी करेंगे और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। नीतीश कुमार लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किया है, बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं, क्या लगता है आगे भी बढ़ाएंगे? हाँ, आगे बढ़ाएंगे। पापा के लिए कौन सा विभाग सोचती है कि वहाँ काम करेंगे, पापा तो ज्यादा बेहतर होगा? कोई भी रहे, लेकिन पापा साहब भी सभी में अच्छे से काम करेंगे। अच्छा से काम करेंगे। दादाजी ज्यादा अच्छा काम करते थे आपके जो मुख्यमंत्री थे, या लगता है पापा काम करेंगे? नहीं, दोनों अच्छे काम करेंगे। दोनों अच्छे काम करते हैं। हाँ, दोनों अच्छा ही काम करेंगे, आपको? हाँ। चलिए, साइकिल योजना नीतीश जी ने चलाई थी, आपको लगता है आगे जारी रहेगा लड़कियों के लिए? हाँ, जारी रहेगा। हाँ। तो अंजना, संतोष मांझी का परिवार इस वक्त हमारे साथ है। देख सकती हैं उनकी पत्नी, उन दोनों बच्चे जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर में तो एक मुख्यमंत्री रह चुका है जीतन राम मांझी, लेकिन अब संतोष मांझी को इस बार मंत्री बनाया जा रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से। और उनका परिवार भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, काफी खुश है, कह रहा है कि पापा अच्छा काम करेंगे, भरोसा है परिवार वालों को। अंजना, अगर कुछ और लोगों से वहां पर बात हो पाए तो बताइए। सब नवनिर्वाचित वहां विधायक पहुंच रहे हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं वो सभी भी पहुंचे हैं, या पूरी पार्टी ही बहिष्कार कर रही है? नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय जी। हाँ, संजय जी से बात कीजिए। संजय झा जी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। संजय जी, ये बताइए, विपक्ष ने तो पूरा का पूरा बॉयकॉट कर दिया है इस कार्यक्रम का। नहीं, उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं? ये बहुत खुशी की बात है। जो 2 दिन रिजल्ट आने में और एग्जिट पोल जब हुआ था, उस 48 घंटे में पूरे बिहार में सन्नाटा था कि ऐसा हो गया, एग्जिट पोल सही हो गया तो क्या होगा। लोगों को डर, उस 48 घंटे में आप जरा फीडबैक लीजिए, कितने लोग बिहार में डर गए थे, क्या ये दोबारा आ जाएंगे? लेकिन अब लोगों को सुकून है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, सुशील मोदी जब नहीं रहेंगे तो कैसे तालमेल बैठाएंगे? 2 नए सीएम हो गए हैं। पहले से ही साथ काम सब लोग करते रहे हैं और एक लंबा एसोसिएशन है दोनों अलायंस का, एक दूसरे से लोग भली भांति परिचित है। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। कोई ईगो क्लैश तो नहीं आएगा कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, अपने आप को थोड़ा सा जेडीयू को दबाने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जेडीयू लंबे काल तक साथ रहा है। 2015 में भी तो हम लोग लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो सरकार चल ही रही थी, तो इसलिए, और दोनों लंबे काल तक साथ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने में किसी तरह की दिक्कत आएगी। नीतीश मोदी की जोड़ी लेकिन टूट गई है। हाँ, ये सही है कि बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा, मेरे ख्याल से 96 से रहा ये अलायंस, समता पार्टी और बीजेपी का। उस समय 25 साल से एसोसिएशन रहा और बिहार में भी लगातार साथ काम करते रहे।
तो स्वाभाविक है कि कितने लंबे काल तक आप साथ काम कीजिए और कभी भी कोई दिक्कत इस अलायंस अगर बहुत रोहित आप उनसे बात कीजिएगा। एक सवाल संजय झा से मेरी तरफ से भी पूछिएगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा निकल रहे हैं। उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। बीजेपी दफ्तर पटना से गृह मंत्री अमित शाह निकलते हुए। बहुत ज्यादा सक्रिय बिहार चुनाव के प्रचार में गृह मंत्री नहीं दिखे, लेकिन जिस तरह की जीत मिली है और बीजेपी की जो भूमिका नजर आई है सामने, उसको लेकर एक जबरदस्त उत्साह बीजेपी में और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप एक तरह से समझिए बीजेपी अध्यक्ष का पहुंचना, गृह मंत्री का पहुंचना आज एक बड़ा संदेश है। एक बार संजय झा से रोहित मेरी तरफ से सवाल पूछे। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे, रनवे पर इनका विमान पहुंचेगा कि नहीं मंत्री पद के लिए? जी संजय जी, अंजना जी की तरफ से एक सवाल है। अंजना पूछ रही हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट खुला, आप बहुत खुश थे, आपकी ने बहुत उसके लिए मेहनत की, आपकी लैंडिंग कब होगी दरभंगा एयरपोर्ट, यानी कि मंत्री पद आपको कब मिलेगा? इस बार तो नहीं है आप? नहीं, हम लोग तो साथ काम करते रहे, इस अलायंस फर्म अप हो और नीतीश जी के साथ। और जिस भी रोल में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश जी जिस भी रोल में रखेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत। हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 4th टाइम नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर, एक रिकॉर्ड ही बन गया एक तरह से। 4th टाइम रिपीट होना, लोगों को लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारा चीज है, उस सब के बावजूद और महिला पावर अंजना जी है, तो वुमेन पावर ही नीतीश जी को सत्ता मिला है। तो आगे लगता है मौका मिलेगा काम करने का? जिस भी रोल में पार्टी में जो भी काम पार्टी देगी, हम लोग पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे। जिस भी रोल में नीतीश जी हमारे अध्यक्ष है, काम देंगे। चलिए अंजना, तो जवाब मिला आपको कि कह रहे हैं जो भी भूमिका मिलेगी उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। फिलहाल इस बार पहली लिस्ट में अगर कहें तो पहले फेज में उनका नाम जो है नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं वो कि आगे जो भी भूमिका मिलेगी शाम तक तो उसका पालन करेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे। फिर आखिरकार सुशील मोदी ने खुद ट्वीट कर दिया कि कम से कम कार्यकर्ता रहने का अधिकार तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब ये जो 14 नाम चल रहे हैं, यही तय है, पक्का है, या अचानक से कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है? जी देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो 14 नाम सामने आए हैं, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के, इन सभी को जो है आज यहाँ पे शपथ दिलाया जाएगा। जो धीरे धीरे जो तमाम चेहरे हैं जिनका नाम इसमें है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो लास्ट मिनट में कोई बदलाव हो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो नामों की सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पे इस बार बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है उसको लाया गया है। तो इस बार बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सबसे दिलचस्प बात यही होगा कि आरसीपी सिंह जी से हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इस बार लगाया गया है बिहार में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर। आरसीपी जी, क्या लगता है? देखिए, ये तो जो हमारी अलायंस पार्टनर है उनका निर्णय है, तो निर्णय तो स्वागत योग्य होता है। सुशील मोदी की कमी, सुशील मोदी को जिस तरीके से हटाया गया है, देखिए प्रत्येक पार्टी है, अपना पार्टी में किस प्रकार का संगठन हो, जब पार्टी सत्ता में आती है तो कौन कौन लोग उसके हिस्सा बने, वो तो पार्टी का निर्णय लेना होता है। और साथ ही पार्टी के जो वरीय नेता होते हैं, हर एक व्यक्ति का कैसे उसका सदुपयोग हो उसके बारे में बेहतर जानकारी वो रखते हैं। जोड़ी लेकिन टूटी, नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी जो थी पिछले 15 साल से बिहार में चल रही थी। देखिए, बिहार में जो जोड़ी है ना, वो नीतीश जी का विकास के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, विकास के साथ है और वो जोड़ी बनी रहेगी। मोदी जी को मिस करेंगे आप लोग? बड़े कैटलिस्ट के रूप में काम करते थे बीजेपी और जेडीयू के बीच। देखिए, होता क्या है ना, ये तो परिवर्तन तो होता ही रहता है और आदमी को हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार भी रहना चाहिए और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस मानसिकता से काम करना चाहिए। नए समीकरण में कोई सरकार चलाने में दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि बड़े भाई अब छोटे भाई हो गए हैं। देखिए, सरकार में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। आज आप देखिए 125 सीट हमारे पास है, तो किसी को बड़ा छोटा आप नहीं कर सकते, सब बराबर हैं और सब लोग मिल करके जो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य है उसके लिए काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो आरसीपी सिंह जी भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सरकार में सब बराबर होते हैं, बराबर के भागीदार होते हैं। अंजना, वापस आते हैं आपके पास। रोहित सिंह, देखिए और किसी से बात कर सकते हो तो बात आप कीजिएगा, हम वापस लौटेंगे। प्रभु चावला जी, जल्दी से
एक कमेंट, अब तो 7 ही मिनट बचे हैं, केवल शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। वो खुद मान रहे हैं 4 बार नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, मुझे लगता है आगे बैठ गए आके। बैठ गए, मास्क लगा है, पीछे से चेहरा दिखाई दे रहा है। उधर से अमित शाह और जेपी नड्डा चल चुके हैं बीजेपी दफ्तर से। लेकिन 4 बार का मुख्यमंत्री होना, चौथी बार लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीत कर आना, ये वो कह रहे हैं कि अपने आप में ऐसा लगता नहीं था किसी को कि बिहार में ऐसा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि देश में भी राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियों को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो एक जो थॉट कम से कम पंजाब हरियाणा साइड में पहले चलता था कि नहीं जी हर बार तो सरकार बदलनी है, तो सरकारें काम भी उसी तरीके से करती थी? नहीं, ये तो जहाँ भी अलायंस पार्टनरशिप है, जहाँ नेशनल पार्टी जो है नंबर 2 की पार्टी बन के लड़ती है, बीजेपी इस बार नंबर 2 की पार्टी लड़ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने अपना नेता डिक्लेयर किया है। तो नेशनल पार्टीज को अब ये सोचना पड़ेगा, जहाँ उनकी अपनी पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकती, वहाँ पर रीजनल पार्टी के साथ क्या कंप्रोमाइज करना है। या बीजेपी की नेता जिस तरह की रणनीति है कि अंदर घुस करके वार करो, अपना एक्सपेंशन करो, जो लेफ्ट का मैकेनिज्म पहले होता था, लेफ्ट के लोग कांग्रेस के अंदर घुस जाते थे या अपनी तरफ अलायंस करके कांग्रेस के साथ अपना बढ़ा लेते थे। तो मेरे को लगता है ये एक बिहार मॉडल जो है उसे ये लगता है कि नेशनल पार्टी को अपनी रणनीति सोचनी पड़ेगी कि वो रीजनल पार्टी के साथ मिलकर के आगे अपना सर्वाइवल कैसे बना सकती है। लेकिन कांग्रेस ने हर बार ये रणनीति बनाई, रीजनल पार्टीज के साथ खड़े होते होते वो खत्म होते चले जा रहे हैं। नहीं, बनाई इसलिए कि उन्होंने बड़े भाई की तरह 70 सीटें मांग ली उन्होंने। 70 सीटें उनको मेरिट में मिलनी नहीं चाहिए थी। यूपी में भी उन्होंने अखिलेश के साथ जो किया वहाँ ज़्यादा मांग ली, इसलिए वो अपना जो दिखाना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारी 17-18 साल सरकार एक बार रही है या इंडिपेंडेंस में हमने जीता है, तो ये सब अब चलेगा नहीं। भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने एक मॉडल खड़ा किया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। अब सातों के सातों सिस्टर के अंदर आप देखें, वेस्ट बंगाल को छोड़ दें, हर जगह बीजेपी की सरकार में हिस्सा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए कि उन्होंने मान लिया कि रीजनल पार्टी को पहले आगे बढ़ाओ, उनके नाम से चुनाव लड़ो, फिर अपने काम से अपनी सरकार बना लो, चाहे तोड़ के बनाओ या जीत के बनाओ। बाई इलेक्शन वहां पर वो जीते हैं। कर्नाटका में भी ये एग्जाम्पल सेट हुआ, जेडीयू के साथ उन्होंने जेडीएस के साथ सरकार बनाई, फिर गिरा दी उसके बाद सरकार। अब इस स्थिति में आ गए कि अपनी मेजोरिटी उनकी खुद आती रही है। तो जो आपने सवाल जो उठाया, यानी महाराष्ट्र में जो शरद पवार ने उनको सिखाया वो उनको खुद से सीखना चाहिए। हाँ, शरद पवार ने सेकंड रोल प्ले किया, वहां पर जाकर शिवसेना को मान लिया। मेरे को लगता है कि पहले भी एक जमाना आया था जब अटल जी के जमाने में चाहते थे लोग कि शिवसेना शरद पवार के साथ बीजेपी सरकार बना ले, तब नहीं बनाई। प्रफुल्ल पटेल और प्रमोद महाजन नहीं है, मैं उसमें बातचीत सुन रहा था, तो उस वक्त बीजेपी को लगता नहीं हम तो खुद ही बना लेंगे जो हो सकता है। तो दोनों पार्टी को ये लेसन है कि रीजनल पार्टी भी तभी सर्वाइव करेगी जब तक ममता जैसी पार्टी नहीं है या एआईडीएम के जैसी पार्टी नहीं है जो अपने दम खर पे, जाति पर, कम्युनिज्म पर, जो भी कह सकते हैं आप, उस पर जीत सकती है। उनको राष्ट्रीय पार्टियों को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। रियल फेडरल को गवर्नेंस जो है, अब फेडरल पॉलिटिक्स आ रही है। इसी का इशारा जब आज शिवानंद तिवारी ने दे दिया आशुतोष, तो कांग्रेस के नेता तो उखड़ गए, नाराज हो गए। नहीं, दूसरी बात, पहली बात, शिवानंद तिवारी को कोई ऑफिशियल आप आरजेडी का स्पोक्स पर्सन नहीं मांग सकते हैं। शिवानंद तिवारी उन लोगों में से हैं जो कितनी बार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की, कितनी बार आरजेडी ज्वाइन की, किसी को पता नहीं, शायद उनके पास भी इस बात का हिसाब नहीं होगा। दूसरी बात जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस पार्टी एक समय में ऐसा था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य की तरीके से था कि उसका सूरज डूबता नहीं, तो उनको वो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा या लग रहा है कि हमको किसी और के साथ खड़े होकर सरकार बनानी। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, अब से कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, नीतीश भी वहां पर पहुंच गए रोहित, और इसी के साथ तमाम वो चेहरे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी जी बिल्कुल अंजना, तस्वीरें आप देख सकती हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, समारोह शुरू होने वाला है। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला जो एक पुल तैयार हो गया है उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 विधायक हैं, तीनों बीजेपी के और कोसी और मिथिलांचल से आते हैं। कोसी से आते हैं छातापुर से विधायक नीरज बाबू। नीरज जी, सरकार बन रही है आप लोग की फिर एक बार? जी हाँ, काफी खुशी है, काफी उत्साह का समय है। एनडीए की फिर से सरकार बन रही है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से बेहतर सरकार होगी और बहुत सारा विकास का काम इस बार होगा। कोसी तो हो गया, मिथिलांचल से नीतीश मिश्रा जी। नीतीश जी, क्या लगता है इस बार कैसे सरकार चलेगी? नहीं, बहुत बड़ी जवाबदेही है और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार के लोगों के उम्मीदों की कसौटी पर ये सरकार खड़ी उतरेगी। तो बीजेपी आप लोग सब बड़े भाई रोहित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलते हुए और जेपी नड्डा भी वहां गए और स्वागत किया उनका।
ये महत्वपूर्ण दिन और ये तस्वीरें एनडीए के लिए, एनडीए के नजरिए से अगर आप देखें तो एक ऐसा वक्त जब भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर आई है। दूसरे नंबर की पार्टी बनकर वो चुनाव में गए थे, लेकिन नतीजों ने उन्हें एक नंबर की पार्टी बनाया। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री पद की शपथ आज नीतीश कुमार लेने वाले हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये एक अलग तस्वीर एनडीए की दिखाने की तरफ भी एक पहल दिखाई देती है, जिसमें मुख्यमंत्री के पद पर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बने रहे। उनके ठीक बगल में बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे कैमरा, सामने मंच है जहां पर शपथ ग्रहण होगा और वहां से एक एक तस्वीर हम आपको लाइव दिखाएंगे। कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। दो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज शपथ लेने वाले हैं और बहुत हद तक इसकी तुलना की जा रही है उत्तर प्रदेश के मॉडल से, जहां यूपी में दो उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी में शपथ लेकर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ भी इस बार दो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि शपथ लेंगे। तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी दोनों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक शपथ दिलाने की तैयारी है अब से कुछ ही मिनट के बाद। लेकिन इन दोनों ही चेहरों पर अगर हम चर्चा यहां पर करें और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम आपको वहां की, रोहित उससे पहले जल्दी से अगर आप नैरेट कर दें पूरी तस्वीर, विजुअल्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन गृह मंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं और जाहिर तौर पर एनडीए का एक ऐसा चेहरा दिखाने की भी कोशिश है यहां से जिसमें ये दिखे कि हम नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना रहे हैं, मतलब हम अपनी बात पर अडिग रहते हैं, वादा निभाते हैं। रोहित, चलिए ठीक है रोहित, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तारकिशोर प्रसाद, जब कल शाम ये देखिए, कल का पूरा इवेंट आप देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई जिसमें किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी, सीधा केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे और उसके बाद नीतीश कुमार के घर पहुंचे। नीतीश कुमार के घर पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और वहीं पर पहले नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हुआ, फिर नेता चुने गए बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी। अगर इन दोनों को आप देखिए तो क्या सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर यह हुआ है? क्या उनकी शख्सियतों को किस तरह से आंका जाएगा? एक कटिहार से है तो एक बेतिया से। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जो है वो वैश्य है, जैसा कि आपने भी प्रभु जी पहले बताया, और फिर नोनिया जात से जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से रेणु देवी आती हैं। क्या जातीय समीकरण सिर्फ है? दोनों की शख्सियत को आप देखें तो उपाध्यक्ष भी बीजेपी में रेणु देवी रह चुकी हैं। आशुतोष जी जैसा कह रहे थे, बहुत असर्टिव दोनों में से कोई भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। क्या किस तरह से इसको हम लोग इसका आकलन करें? असर्टिव तो जब सत्ता आती है तो बन जाते हैं आदमी, यू लर्न बाय एक्सपीरियंस। सत्ता जो चेयर कुर्सी है सबको बना देती है। सवाल ये इन दोनों को रखने का, अमित शाह जी का वहाँ पर होने का मतलब होम मिनिस्टर जाते हैं अगर वहाँ पर, तो यहाँ से कंट्रोल होगा सारा का सारा, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल रिलेशन होम मिनिस्टर ही कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों जो बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि अगड़ों की पार्टी है, वहाँ पर राजपूत हैं, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु उन्होंने पहली बार ऐसे दो नए लोगों को जो पहले कभी मंत्री रहे उनको नेता और उपनेता बना दिया गया है। ये जातीय समीकरण तो है, पर एक मैसेज भी है, जैसे बार बार मोदी जी कहते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उस दिशा की तरफ, अपनी सोच की तरफ बढ़ाने की दिखाई दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो काम करेगा किसी भी जाति का होगा, मेरिट के ऊपर उसको मिला जाएगा सब कुछ। ये नहीं कि आप एक बार 15 साल मुख्यमंत्री बनते रहे तो आप बनते रहेंगे। और ये राज्यपाल वहां पर पहुंच गए, जरा जैसे जैसे तस्वीरें आती है अपने दर्शकों को बता दें। फागू चौहान राज्यपाल वहां पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है इसके लिए देखा गया और वो लगभग 4:30 बजे का था। 4:33 हुए हैं और
थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। यानी एक बार फिर बिहार में सत्ता उनकी झोली में, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने के बाद कुल 14 मंत्री के तौर पर आज विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये बड़ा दिन। महागठबंधन ने हालांकि इसका बहिष्कार किया है। तेजस्वी यादव आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिहार की तस्वीर एक बार फिर से ये कहानी बताती हुई कि एनडीए की सफलता हुई है। कांटे की टक्कर जरूर महागठबंधन ने दी, लेकिन जीत नीतीश कुमार की हुई। हालांकि उनकी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई 43 सीटों के साथ, और 74 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों की बढ़त के साथ नंबर 1 पार्टी वहां पर एनडीए में, जबकि 75 के साथ आरजेडी। और राज्यपाल अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे समारोह की वहां पर शुरुआत होगी, उसकी वो इजाजत देंगे और फिर एक एक कर वहां पर शपथ ग्रहण शुरू होगा हर किसी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह, और ये नीतीश कुमार अब मंच पर पहुंच गए हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की शपथ। राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिला रहे हैं और अब डबल इंजन की सरकार की सही मायने में परीक्षा। अच्छा, हेलो। सांसद जरूर बने, लेकिन अभी हाल के दिनों में जब वो नेतृत्व कर रहे हैं अपनी सरकार का, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रभु जी, उनका कहना है, उनके वर्करों से बात करूं, मैंने ये सवाल इनसे भी पूछा था जब सीधी बात की थी उनके साथ, इन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके ब्याह पर किसी और ने बाद में जवाब दिया। नीतीश कुमार के नाम पर हम लोग जीतते हैं। वो अगर चुनाव जिताने के लिए खुद चले जाएंगे तो हम जीतेंगे कैसे? एक बार एमएलए रह चुके हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, परंतु जब से बिहार में मुख्यमंत्री बनने गए हैं तब से उन्होंने चुनाव न लड़ने का इरादा कर लिया है। और कुछ उनके लोगों का कहना है कि खुद चुनाव नहीं लड़ते, इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में सीटें भी हमारी कम होती चली जा रही हैं। और पार्टी का वर्चस्व जो पहले होता था किसी ज़माने में, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो थे वो वहाँ पर मार्जिनल हो गए हैं, क्योंकि सत्ता भोगी बनने की बात इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है इन सारी पार्टी के ऊपर। तो इसलिए नीतीश कुमार वहाँ पर चुनाव न लड़ने से न केवल उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी अथॉरिटी को कम किया, बल्कि पार्टी की भी जो पॉपुलैरिटी थी उसको भी कम किया है, ऐसा उनके आलोचकों का कहना है। आशुतोष, आपको लगता है सर? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण होना भी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज जो है वो ये कि नीतीश कुमार ने कभी कोशिश ही नहीं की अपने संगठन को बड़े स्तर बढ़ाने की। और उनको शायद इस बात का अंदाजा, उन्होंने एक बार कोशिश जरूर की थी कि महादलित और महापिछड़ों के बीच हमारा एक संगठन बन जाए या मुसलमानों के साथ मिलकर हमारा एक सोशल बेस बन जाए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी काम करती ग्राउंड के अंदर, बीजेपी जिस तरीके से अपने संगठन में काम करती, लोगों को जोड़ने का प्रयास करती, वो प्रयास समाजवादियों में विशेष तौर पर नीतीश कुमार ने कभी कोशिश नहीं की। दस्तखत हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। अगर उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखें तो वाकई कई उतार चढ़ाव आए। कई बार उन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया। ये कहा गया कि जिसकी तरफ जाते हैं उसकी सरकार तो बन जाती है, लेकिन खुद अपने बलबूते नहीं बन पाते। लेकिन नीतीश कुमार का ये पूरा सफर बिहार की राजनीति से अमिट तरीके से जुड़ जरूर गया है। उनका सुशासन का दावा और
उसमें कितना दम है, ये बार बार जनता ने उन्हें इस पद पर पहुंचाकर अपने तरीके से साबित किया है। 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, हालांकि दो उप मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी की तरफ से भी उनके साथ शामिल रहेंगे, लेकिन एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली है उन्होंने, बावजूद इसके कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का वो सामना कर रहे थे। कई जगहों पर ऐसा साफ दिखा कि लोग उनसे ज्यादा उम्मीदें रखते थे, लेकिन इन सब के बीच सफलता एक बार फिर उनके हाथ और वो बन गए हैं मुख्यमंत्री बिहार के। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ से नामांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर रामप्रीत पासवान, 4 श्री देवेश कुमार, 5 श्री राम सूरत कुमार बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के इसमें सीधे मंच की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बात सामने आई है। कटिहार से वो विधायक है लगातार 4थी बार, और तारकिशोर प्रसाद की ही चर्चा पहले हो रही थी। वैश्य समुदाय से है, बताया जाता है सुशील मोदी के बेहद करीब थे। इनकी भूमिका, और जैसा आपने कहा प्रभु जी कि सत्ता एक बार आती है फिर असर्टिवनेस भी आ ही जाता है, फिर आप में भी वो धमक आ ही जाती है। और रोहित भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोहित, आप बने रहिएगा, कई बार आवाज वहां से साफ नहीं आ रही है। जैसे ही मंच पर अगले मंत्री पहुंचने वाले होते हैं आप जानकारी दे सकते हैं। प्रभु जी जल्दी जल्दी अगर एक कमेंट आपसे और आशुतोष जी से इस पर लें। मैंने बताया ना कि 4थी बार तो एमएलए बने हैं, इसका उनको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सब पता है कि कैसे चलती है विधानसभा, किस तरह से कानून पास होते हैं, कैसे बजट पास होते हैं। तो जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी अच्छी है। और सवाल यह है कि मंत्री बनके उनके पास पद क्या मिलता है, उप मुख्यमंत्री बनते हैं क्या चीजें मिलती हैं, परंतु एक्सपीरियंस पॉलिटिकल उनके पास जरूर है, इतने साल से वहां पर रहे हैं, तो उनको मंत्री पद को निर्वहन में कोई परेशानी मेरे को दिखाई देती नहीं है। जबकि अमित शाह जी वहां पर हैं, बाकी लोग भी वहां पर हैं, तो वो लगता है कि अल्टीमेट पावर जो है, डिफेक्टो पावर तो उन्हीं के पास होगी। डी जोरे तो चीफ मिनिस्टर होंगे नीतीश कुमार, डिफेक्टो होंगे अपने जेठ। आशुतोष जी, हमारे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को सुननी चाहिए प्रभु की इस बात को। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बात है कि तारकिशोर जी को इसीलिए लाया गया क्योंकि सरकार भले नीतीश कुमार की हो, लेकिन बीजेपी अपना मार्ग छोड़ना चाहती है। पिछले 15 साल का अगर आप शासन देखें तो किसी को शायद बिहार के अंदर भी नहीं लगा कि सरकार में बीजेपी भी शामिल है। जहां भी बातचीत हुई यही हुई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश की सरकार है। तो एक पार्टी जो जिसके पास 31 विधायक ज्यादा है वो इस सरकार में शामिल है,
नंबर 2 की भूमिका में एक्सेप्ट किया उसने अपने आप को, तो क्या यूं ही नहीं छोड़ देगी? वो पूरी कोशिश करेगी कि इस प्रशासन पर उसकी छाप हो, लोगों को ये लगे कि इसमें बीजेपी भी शामिल है और पॉलिसी मैटर में। और एक अनुभव इनका दिखता है। 2005 में पहली बार विधायक बने थे, 2010 में भी विधायक बने, 15 लगातार वो महागठबंधन की लहर थी, उसमें तारकिशोर फिर से चुनाव जीते। और अब आप रेणु देवी को देख रहे हैं, बेतिया से। मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और अंतर्करण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। देवी का शामिल किया जाना बहुत मायने रखता है। देखिए 2000, 2005, 2010 में लगातार ये बेतिया से चुनाव जीती, लेकिन 2015 में सिर्फ 2000 वोटों से ये हार गई थी और एक बार फिर 2020 में ये बेतिया से जीती हैं। इनकी मां का संघ से जुड़ाव रहा था और कहा जाता है कि उसी वजह से ननिहाल से ही उनका भाजपा व संघ से लगाव हुआ। और रेणु देवी आज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोइज्ड टू बी द नेक्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक महिला के तौर पर इन्होंने उपाध्यक्ष भी बीजेपी में रही और डेप्यूटी सीएम बनने वाली हैं। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर उनके राजनीतिक सफर को अगर हम देखें तो, क्योंकि 2015 में महज 2000 वोटों से ये चुनाव हारी थी। उस वक्त याद रखिए तब महागठबंधन की लहर थी, जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, तब ये बेतिया से हारी थी। वरना अपने क्षेत्र में इनका काम और इनकी लोकप्रियता काफी मानी जाती है। अनुभव इनके तरफ भी है। जल्दी से अगर इन पर आप कमेंट करें, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका है इस बार जीत दिलाने में, उसके लिए भी लगता है कि उस नजरिए से भी इसके कई मायने हैं। इसका माने एक ये भी है ना, पहली बार बिहार के अंदर मेरी नॉलेज में है कि महिला उप मुख्यमंत्री भी बन रही है, कि जहाँ है कि वहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कास्ट के हिसाब से पैटर्नल थिंकिंग वहाँ पर है, वहाँ पर किसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से लेकर के किसी महिला को बनाना, ये अपने आप में बिहार के लिए एक अच्छा मैसेज है कि बिहार भी अब प्रगति की ओर चल रहा है, जहां पर जेंडर रियल एम्पावरमेंट हो रही है, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट। और वहां पर पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री, वो भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास से बना करके मैसेज देना, एक बीजेपी ने जो काम किया है, ये आगे की आने वाली राजनीति में उनको काफी डिविडेंड प्रवर्धन कर सकता है। आपकी बात में एक करेक्शन में करना चाहती हूँ। आप कह रहे थे कि बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर है। बिल्कुल, बिहार हम लोग जो बिहार से आते हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ पर स्ट्रगल है, तो पूरे हिंदुस्तान की यही आपकी बात ठीक है, सारा हिंदुस्तान पैट्रियार्कल है, पर नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, राजस्थान, हिंदी बेल्ट जो बोलते हैं, काऊ बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें ये ज्यादा दिखाई देता है। विजय चौधरी वहाँ पर शपथ ले रहे हैं। जल्दी से कमेंट, सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, विजय चौधरी की बारी। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल विजय चौधरी शपथ ले रहे हैं। और विजय चौधरी के बारे में जैसा कि पता है, पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे वो पिछले कार्यकाल में, और इस बार मंत्री पद के शपथ ले रहे हैं। हमने उनसे पूछा भी था कि क्या अंतर है दोनों में, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अंतर है, दोनों के क्रियाकलापों में, दोनों के कार्यशैली में काफ़ी अंतर होता है। विधानसभा अध्यक्ष हो और मंत्री हुए दोनों में। तो हालांकि ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जल संसाधन विभाग में मंत्री थे नीतीश कुमार के कैबिनेट में 2010 में, और उसके बाद 2015 में जब महागठबंधन की सरकार आई थी, तो उसमें जेडीयू ने अध्यक्ष पद मांगा था और उसके फलस्वरूप विजय चौधरी अध्यक्ष बने थे विधानसभा के। लेकिन फिर एक बार फिर वो अब कह सकते हैं कि मुख्य धारा में आ गए हैं और मंत्री के पद पर हैं।
क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होते हुए कई तरह के संयम बरतने पड़ते हैं, पार्टी के साथ खुलकर खड़े नहीं हो सकते, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब मंत्री बनने के बाद वो निश्चित तौर पर जेडीयू के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में सामने आ सकेंगे। हालांकि इनकी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। 1985 में पहली बार ये जीते थे विधानसभा का चुनाव, और संयोग यह है कि 1985 में ही भी पहली बार नीतीश कुमार भी विधायक बने थे। तो दोनों का लगभग एक ही समय पदार्पण हुआ है विधानसभा में, तो इसलिए संबंध भी काफी अच्छे हैं, दोनों के बीच तालमेल भी काफी अच्छा है। अंजना जी, तो स्पीकर रह चुके हैं और उसके बाद आज आप उनको देख रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए। विजय चौधरी 6 बार जीत चुके हैं ये विधानसभा चुनाव, और जो लंबा इनका सफर रहा है लगभग नीतीश कुमार के पैरेलल, शायद इसी वजह से आज एक बार फिर से वो मंत्री पद, जो 5 लोग चुने गए हैं उन्हीं में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। 5 मंत्री कुल होंगे आशुतोष जी जेडीयू की तरफ से। देखने वाली बात ये होगी बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री वहां बनते हैं और उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है। 7 है। हाँ, तो अगर गृह मंत्रालय मिलता है तब तो नीतीश जी को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर सिर्फ फाइनेंस या दूसरे मंत्रालय मिलते तो बात अलग होती, लेकिन गृह मंत्रालय का बीजेपी अपने पास, मंत्रालय नॉर्मली हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास होता है, ये एक ट्रेडिशन है। हाँ, ट्रेडिशन जो आपने बात ले लिया कि बीजेपी ने, फिर इसका बहुत बड़े मायने। हाँ, फिर इसका मतलब निकालना पड़ेगा हमारे ख्याल से। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है वही गृह मंत्री मंत्रालय अमूमन अपने पास रखता है या अपने किसी बहुत ट्रस्टेड आदमी के पास रखता है। अगर वो बीजेपी के पास जाता है तब इसके मतलब कुछ अलग होगा। और अब जो अगला चेहरा मंच पर पहुंचने वाला है शपथ लेने के लिए, विजेंद्र यादव सुपौल से विधायक हैं, और विजेंद्र यादव भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 बार विधायक बने हैं। और सुजीत, जरा इनके बारे में आप जल्दी से अगर एक कंसाइज जानकारी दे दें। आगे बढ़ रहे हैं अपनी शपथ लेने के लिए। जो 5 चेहरे जेडीयू की तरफ से चुने गए हैं उनमें से एक विजेंद्र यादव पिछली सरकार में भी मंत्री थे और एक बार फिर से वो आज मंत्री बन रहे हैं। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत हुई थी, समकालीन आप कह सकते हैं नीतीश कुमार और ये सभी चेहरे जो अभी तक आप देख रहे हैं, विजेंद्र यादव भी उनमें शामिल हैं। सुजीत, कोसी क्षेत्र से चुन के आते हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं अपने इलाके में। जब भी चुनाव हो आप देख लीजिए कि विजेंद्र यादव का उस इलाके में और केवल अपने विधानसभा में नहीं, पूरे क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है। और एक जमाने में जब लालू के साथ पूरे यादव जुड़े हुए थे और तब उस जमाने में विजेंद्र यादव ने विद्रोह किया और नीतीश कुमार के साथ आए। लगातार मंत्री हैं वो, लालू के कैबिनेट में भी, लालू यादव के भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री है तब से वो कैबिनेट में हैं। काफ़ी ईमानदार छवि है इनकी और ऊर्जा मंत्री थे पिछले कार्यकाल में। और इनकी शुरुआत भी जब हुई थी, जब लालू यादव के कैबिनेट में थे, उस समय भी ऊर्जा मंत्री थे। तो ऊर्जा इनके साथ लगातार बनी रहती है। हालांकि कुछ उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। और एक बार फिर से विजेंद्र यादव को मंत्री पद ये मिलता हुआ आप देख रहे हैं। कुल 5 लोग जेडीयू की तरफ से लेंगे। अगला नाम मुझे लगता है डॉक्टर अशोक चौधरी का होगा और एक एक करके सभी वहां पर मंच पर पहुंच रहे हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। एक बात देखने वाली बात है कि बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे, खाली उनके स्वीरिंग इन हुई है, बाकी लगता है आरजेडी के पहले, बाद में बीजेपी के होंगे। पहले जेडीयू के, पहले जेडीयू के हो रहे हैं और उसके बाद क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है, जो सीनियर मंत्री होते हैं उनको पहले कराया जाता है, जूनियर मंत्री को बाद में कराया, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल। ये मैसेज भी क्लियर जा रहा है कि 8 बार के एमएलए जो बन चुके हैं और जिसमें से एक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जेडीयू के लोगों को पहला स्वीरिंग करा करके उनका शपथ पहले करना है। तो बीजेपी ने अपने को प्रोटोकॉल में भी नंबर 2 रखा है। हालांकि सत्ता के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की है बीजेपी ने कि हम आपके नेतृत्व में ही सरकार चलाएंगे। एक मैसेज है, परंतु इसमें से एक मैसेज निकल के आता है कि मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग विधानसभा के अध्यक्ष का भी पद लेंगे, कि वो कंट्रोल करना जरूरी है। जी, और अब वही अशोक चौधरी की बारी। मुजफ्फरपुर की सकरा सीट से चुनाव जीते हैं और
अशोक चौधरी का भी आज यहाँ पर शामिल होना, और वो सीक्वेंस भी दिलचस्प है। सुजीत, जल्दी से अगर एक कमेंट हो जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो 2 उप मुख्यमंत्री बनने थे उन्हें तो पहले बुलाया गया, लेकिन अब देखिए जेडीयू वाले पहले शपथ ले रहे हैं। नीतीश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी अशोक चौधरी ही हैं। कांग्रेस में भी ये रहे थे, देखिए अंजना, और उसके बाद कांग्रेस से ये जेडीयू में आए। जी सुजीत, अशोक चौधरी का कांग्रेस बैकग्राउंड रहा। इनके पिताजी महावीर चौधरी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और कांग्रेस में ही लगातार रहे। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो जेडीयू में आ गए। विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन हाल में ही 5 नवंबर को इनका विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई। अभी ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि मंत्री बनाने के बाद इनको एमएलसी बनाया जाएगा फिर से, और तब वो फिर मंत्री पद बरकरार रख सकेंगे। वैसे जो प्रावधान है कि बिना किसी सदन के सदस्य हुए 6 महीने तक आप मंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार गठन होने के बाद अशोक चौधरी को फिर से एमएलसी बनाया जाएगा। जो मनोनीत एमएलसी के जो 12 सीट खाली हैं राज्यपाल के कोटे के, तो उसमें इनको जगह दी जा सकती है। जी आशुतोष जी, आपकी तरफ से एक कमेंट। जिस तरह के चेहरे चुने जा रहे हैं अनुभवी, और एक पहले थे जो आरजेडी में रह चुके हैं, और एक पहले अब अशोक चौधरी को आप देख रहे हैं जो कांग्रेस में रहे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, और उसके बाद से अब जेडीयू में, और एक बार फिर से वो भी मंत्री बन रहे हैं। आखिरी वक्त में बिल्कुल, जब चुनाव के पहले इनको बड़ी भूमिका दी गई, तब भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए। नहीं, बट एक चीज महत्वपूर्ण आपने देखा कि इनके पहले जिन जिन लोगों को शपथ दिलाएगी वो सारे के सारे या तो 6 बार के एमएलए रहे या 8 बार के एमएलए रहे, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, नेता होना एक अलग सवाल हो जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन होना, सार्वजनिक जीवन में अनुभव होना, विजेंद्र यादव का लगातार 8 बार विधानसभा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इतने लंबे समय तक जीत सकते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि अनुभवी लोगों को तरजीह दी जा रही है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी मदद आती है इसमें। और अब मुझे लगता है जो अगला नाम आने वाला है मेवालाल चौधरी का, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पहले जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। तो ये मेवालाल चौधरी को आप देख रहे हैं, मुंगेर से है सुजीत, और इनका भी शामिल किया जाना, किस तरह से इसे देखा जाए सुजीत? देखिए, ये मेवालाल चौधरी जो हैं, इनका बैकग्राउंड ये कृषि विश्वविद्यालय में, और वहाँ से रिटायर होने के बाद ये राजनीति में आए हैं, सक्रिय राजनीति में। 2010 में पहली बार इन्होंने चुनाव जीता था, पिछली बार भी जीते थे, और इस बार फिर तारापुर से इन्होंने चुनाव जीता है मुंगेर के। वहाँ जयप्रकाश यादव की बेटी खड़ी थी इनके खिलाफ, और वहाँ से जीत कर आए। तो मुझे लगता है कि जो कृषि के क्षेत्र में बिहार चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, तो हो सकता है कि इनको कोई कृषि से संबंधित या कृषि मंत्री के तौर पर इनको रखा जाए, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुशवाहा जाति से आते हैं, तो सभी जातियों को इसमें समाहित करने किया गया है इस मंत्रिमंडल में। मेवालाल चौधरी भी उसी तरीके से, ये कुशवाहा जाति से हैं और मुंगेर से आते हैं। इनका बैकग्राउंड एकेडमिक जो रहा है, वीसी रहे हैं कई विश्वविद्यालयों में, बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों में। जी, तारापुर मुंगेर की सीट जहां पर ये जीते थे, और मुंगेर में ही दुर्गा पूजा के आसपास जो घटना हुई थी उसको लेकर बहुत विवाद हुए थे। अगर आपको याद हो, दुर्गा विसर्जन के वक्त जिस तरह की घटना वहां पर हुई थी, पुलिस के अतिवादी एक तरह से जिस तरह से गोली चलने का आरोप था, एक बच्चे की मौत हो गई थी 18 साल के, उसको लेकर एक पूरा बवाल था।
वहीं वीसी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में तारापुर मुंगेर से, और मेवालाल चौधरी एकेडमिक इनका बैकग्राउंड, और वो भी मंत्रालय में शामिल किए जा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में खास तौर पर जिस तरह की बात सुजीत भी आपको बता रहे थे, तो अलग अलग ये जो चेहरे एक एक करके जेडीयू की तरफ से शामिल किए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक संदेश